Hello friends and students. Today our e-class is on the basic mechanical engineering chapter 9, that is boilers. Boiler is very long chapter, so we record it in two parts, boiler first and boiler second. Today we are going to record the first part, boiler first. The subtopics in these boilers are the classification of boilers, working of common boilers, Babcock and Wilcox boiler, Cochrane boiler, boiler mountings and their accessories, introduction to the modern high pressure boilers for thermal power station like Lamont boiler, Loeffler boiler, Vanson boiler and Velox boiler. What is boiler? हिंदी में इसको वाष्पक बोलते हैं, मतलब वाष्प बनाने वाला, टू जनरेट स्टीम, जो स्टीम जनरेट करता है उसको हम वाष्पक बोलते हैं, लेकिन हम इसको हिंदी में भी बॉयलर लिख सकते हैं और इस वर्ड को हिंदी ने अडॉप्ट कर लिया है, तो आप एग्जामिनेशन में बॉयलर लिख सकते हैं. इसकी डेफिनेशन ये है कि अ बॉयलर या स्टीम जनरेटर इज़ अ डिवाइस दैट यूज टू क्रिएट स्टीम बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी टू वाटर को हीट एनर्जी यानी गर्म करने पर उससे हम स्टीम या वाष्प या भाप जनरेट करते हैं. जनरेट करने की वो युक्ति जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पक या स्टीम जनरेटर बोलते हैं. अ बॉयलर इज अ डिवाइस यूज टू क्रिएट अ स्टीम और जनरेट ए स्टीम बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी टू वाटर. अ बॉयलर और स्टीम जनरेटर इज यूज्ड वेयरएवर अ सोर्स ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड. जहाँ पे सोर्स स्टीम का सोर्स रिक्वायर होता है वहीं पर इसको जनरेट की जाती है. इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, इसको हम वही जनरेट करते हैं और कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं और वहीं यूज़ करते हैं. जैसे पावर प्लांट है तो वहीं पावर प्लांट के साथ ही हम इसको जनरेट करते हैं और वहीं इस टरबाइन के अंदर इसको भेजते हैं और पावर जनरेट करते हैं. इसीलिए जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर उसी साइट के ऊपर हमें स्टीम जनरेट करनी होती है और वहीं पे बॉयलर को इंस्टॉल किया जाता है. तो ये वाष्पक और बॉयलर इंडस्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए जहाँ स्टीम की आवश्यकता होती है वहीं पे इसको लगाया जाता है. द बॉयलर इज एसेंशियली अ क्लोज्ड वेसल इनसाइड विच द वाटर इज स्टोर्ड. ये एक वेसल की तरह होता है, जनरली सिलेंड्रिकल वेसल की तरह होता है जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है और उसी के ऊपर पानी के ऊपर स्टीम को स्टोर की जाती है. और इसमें गर्म करने के लिए जो हीट देने के लिए हम जनरली इसके अंदर क्या करते हैं कि बॉयलर के अंदर जो है वो हम इसमें कोल या ऑयल इस तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं जिसको कि फर्नेस के अंदर जलती है और फर्नेस से हम क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर हीट ट्रांसफ़र करते हैं और वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है. The basic principle of boiler is to convert water into steam by using heat energy. Heat energy को input करके वाटर को गर्म करके और उसको स्टीम बनाना है, यही इसकी बेसिक प्रिंसिपल है. दूसरी डेफिनेशन, a boiler is a water containing vessel which transfer heat from a fuel source like oil, gas and coal into steam which is piped to a point where it can be used to run production equipment, to sterilize, to provide heat to steam, clean, etc. The energy given up by the steam is sufficient to convert it back into the form of water. ये जो स्टीम है वो जनरली हम क्या करते हैं, जब बॉयलर से स्टीम बन जाती है तो इसका यूटिलाइजेशन जनरली कहाँ होता है, प्रोडक्शन करने के अंदर, कहीं पावर प्लांट प्रोडक्शन में होता है, मेडिकल में इस इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए होता है, निर्जमीकरण करने के लिए यूज़ किया जाता है, या हम क्या करते हैं कि ड्राई क्लीन के अंदर स्टीम से कोई क्लीनिंग करनी हो तो उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है. वैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत उपयोग किया जाता है. फंक्शन ऑफ ए स्टीम बॉयलर, इसके क्या कार्य है, क्या फंक्शन है. द मेन फंक्शन ऑफ द स्टीम बॉयलर इज टू प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग एंड ट्रबलिंग द वेपर को प्रोड्यूस करना और उसको स्टोर करना. The liquid containing boiler is nothing but a shell and heat energy produced while burning of fuel will be moved to water, then it converts into steam at the required pressure and temperature.
मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम स्टीम जनरेट करते हैं, उसके अंदर कुछ फ्यूल लगा के या एनर्जी दे के, यही इसका फंक्शन है। द मेन कंडीशंस ऑफ द बॉयलर मेनली इंक्लूड द वाटर कंटेनर शुड लॉक वेरी केयरफुली। वाटर कंटेनर को बहुत ही केयरफुली लॉक करना पड़ता है, कहीं से लीक नहीं हो जाए। हाई प्रेशर के ऊपर होता है तो एक बहुत ही ये डेंजरस भी होता है और उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। द वेपर ऑफ वाटर शुड बी सप्लाइड इन प्रेफर्ड कंडीशंस, नेमली क्वालिटी, रेट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वेपर को जो सप्लाई करते हैं उसके अंदर निम्न क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी मीन्स एकदम ड्राई होनी चाहिए। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर कितनी आ रही है, प्रेशर, हाई प्रेशर अगर हमें उपयोग चाहिए तो उसके दाब हाई प्रेशर के, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये स्टीम या वेपर प्रोड्यूस होनी चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल ड्राइंग से अपन बताया, जैसे हमने बोला कि हम हीट देते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल सा बॉयलर का वर्किंग प्रिंसिपल दिया। ये शेल है, जो स्टील उसकी बनी होती है, इसके अंदर ही पानी भरा हुआ है और ऊपर की तरफ आधे पोर्शन में पानी है, आधे पोर्शन में स्टीम है। तो यहाँ से ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसमें से पानी जाता है ट्यूब के अंदर होता जाता है और नीचे से हमने एक फर्नेस लगा रखी है जहाँ से हम एयर एंड फ्यूल एक साथ डालते हैं, चाहे कोयला, चाहे इसके अंदर ऑयल, ये जो भी हम फ्यूल डालते हैं यहाँ से जलता है और कंबशन होता है। कंबशन चैम्बर है, ये वाटर ट्यूब से वाटर आता है, वाटर नेचुरली ड्राफ्ट से सर्कुलेट होता है और वाटर का टेम्परेचर जब बहुत हाई हो जाता है 100 डिग्री या 150 डिग्री, तो ये स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम क्योंकि पानी से हल्की होती है इसलिए ऊपर इकट्ठी हो जाती है। जब स्टीम की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ड्राई, सैचुरेटेड या सुपर हीटेड, तो हम यहाँ से निकाल के और जो भी आगे इसका इंडस्ट्री में जहाँ भी इसका यूज़ है, चाहे टरबाइन चलाना है, चाहे कुछ दूसरा इंजन चलाना है, चाहे ड्राई क्लीन के लिए लेना है, चाहे हमें और केमिकल इंडस्ट्री में काम लेना है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं और ये वाटर इनलेट, इसमें नया पानी डालते रहते हैं। ये जो फ्लू गैस है ये निकल जाती है चिमनी के थ्रू। तो ये सब कुछ एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि स्टीम जनरेशन में काम आता है। ये स्टीम जनरेटर और बॉयलर का फिगर है। स्टीम बॉयलर का वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, वही था उसके अंदर। करेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के अंदर क्या क्या गुण होने आवश्यक हैं। द करेक्टरिस्टिक स्टीम बॉयलर आज फॉलोइंग। पहली, द स्टीम बॉयलर जनरेट्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टीम विथ लो फ्यूल यूटिलाइजेशन, मतलब कम फ्यूल के अंदर हम ज़्यादा स्टीम जनरेट कर लें तभी वो एक अच्छा एफिशिएंट बॉयलर कहलाता है। ये गुण होना इसमें आवश्यक है। दूसरा, इट मस्ट बी लेस वेट एज वेल एज नीड स्मॉल स्पेस, ये इसका एक कम वेट का होना चाहिए और स्पेस भी कम घेरे। ऐसे नहीं, अगर हमें जो स्टीम बनानी, जैसे हम चाहिए कि 100 टन स्टीम पर आवर बने, तो उसके लिए अगर हम बहुत ज़्यादा जगह घेरें उसके वनस्पत, अगर वो बॉयलर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, अच्छा माना जाता है उसको गुण के अंदर कि वो अगर 1 टन स्टीम पर आवर बनाने में कितनी कम जगह घेरता है ना। इट मस्ट बी इमीडिएट स्टार्टिंग बहुत जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं हमें स्टीम चाहिए और उसको स्टार्ट होने में 3-4 घंटा लगते हैं प्रिपरेशन होने में, तो जितनी जल्दी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से बॉयलर्स भी आ गए जो 15-15 मिनट और 20 मिनट में स्टार्ट हो जाते हैं। दिस बॉयलर मस्ट चीप एज वेल एज नीडलेस कंसंट्रेशन, चीप होने चाहिए, ज़्यादा उसमें अनावश्यक फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। दिस बॉयलर्स हैंडल एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड को हैंडल करने के अंदर ये कामयाब होने चाहिए, यानी कि हम जब चाहें जब उसकी जो स्टीम रेट है जनरेशन की वो एकदम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। स्टीम बॉयलर वर्किंग प्रिंसिपल, द मेन वर्किंग प्रिंसिपल स्टीम बॉयलर इज easy. This boiler is one type of closed device in which the shape of the cylindrical, the capacity of the boiler to have steam as well as water in is sufficient. Generally, the liquids are stored in boiler and generating steam by burning the fuels and applying the heat energy at the different condition of the pressure based on the size of the vessel as well as the specification. जैसे कि हमने बताया स्टीम जनरेशन का प्रिंसिपल वही है कि एक शेल के अंदर पानी भरा होता है, उसके अंदर जो पानी वाटर सर्कुलेशन होता है और हीट को हम इफेक्टिवली उस पानी तक पहुंचा के और उसका इवोपरेशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचा के और उसको सेफली हाई प्रेशर टेम्परेचर पे स्टीम प्रोड्यूस कर दे और उसको इकट्ठी कर ले हम। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो है शेल होती है, आउटर शेल जिसके अंदर की पानी भरा रहता है, ये काफ़ी बड़ी होती है,
जैसे कि इसके अंदर करीब 10,000 20,000 लीटर पानी एक साथ स्टोर रहे, पानी प्लस स्टीम। फर्नेस होती है जहाँ पर हम कम्बशन चैम्बर होता है ना, वो डिपेंड करती है फर्नेस किस टाइप का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। ग्रेट होती है, उसके ऊपर जो माउंटिंग्स लगती है, प्रेशर गेज, इकोनोमाइज़र और वाटर लेवल इंडिकेटर, फ्यूजिबल प्लग, ये सब उसके अंदर। और वाटर स्पेस होना चाहिए, एक्सेसरीज उसके अंदर पूरी आ जाना चाहिए, जैसे कि हमने बताया उसके अंदर सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्रीहीटर, ये सब उसके अंदर लगने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ स्टीम बॉयलर, द एप्लीकेशन ऑफ दिस बॉयलर इंक्लूड्स फॉलोइंग। कहाँ कहाँ यूज़ होती है स्टीम बॉयलर, वो मैंने आपको पहले बताया। These are used to generate power in steam turbine. स्टीम पावर जनरेशन के अंदर, स्टीम टरबाइन के अंदर इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है, यानी कि 80% स्टीम जनरेटर या बॉयलर्स हमें पावर प्लांट्स में मिलेंगे। These are used for various process in the process industry, जो केमिकल या प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फूड एंड कॉन्फेक्शनरी की इंडस्ट्रीज़ है, या रंगाई छपाई की इंडस्ट्रीज़ है, या दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर हमें इस बॉयलर की आवश्यकता रहती है। द बॉयलर्स आर यूज्ड इन हाउस और बिल्डिंग, इन हाउस बिल्डिंग इट कूल वेदर टू जनरेट फॉर हॉट वाटर सप्लाई। जहाँ बहुत ठंडे प्रदेशों के अंदर ये सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम का काम भी करता है और हॉट वाटर सप्लाई भी करता है इन हाउसेस के अंदर। बॉयलर्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज शुगर मिल के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर मिल, टेक्सटाइल फैक्ट्री एंड सेंट्रल हीटिंग प्लांट लगाए जाते हैं रेजिडेंशियल के अंदर, एंड पावर प्लांट में तो यूज़ होता ही बहुत ज़्यादा है। बॉयलर टाइप्स इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूज़, इसके डिफरेंट यूज़ के हिसाब से इसको अलग अलग यूज़ मिल जाता है। जैसे कि छोटी जगह हैं जहाँ ड्राई क्लीन वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे पोर्टेबल बॉयलर छोटी कैपेसिटी के होते हैं, और जहाँ पर बड़े बड़े पावर प्लांट हैं जिनकी कई मेगावाट के अंदर कैपेसिटी है, वहाँ पर हम हाई प्रेशर बॉयलर, लॉफर बॉयलर, बेंसन बॉयलर, इस तरह के हाई प्रेशर बॉयलर यूज़ में करते हैं, मॉडर्न बॉयलर्स। अब आते हैं हम बॉयलर का क्लासिफिकेशन, कि बॉयलर को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो बॉयलर का वर्गीकरण काफ़ी टाइम से किया जाता है, ये हम इसको पहला बॉयलर का वर्गीकरण हम क्या है, उसकी बॉयलर की एक्सिस के आधार पर उसकी शेल की एक्सिस क्या होगी, है ना, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या इंक्लाइंड है, इस तरह से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल, ज़्यादातर सारे हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बॉयलर वर्टिकल भी होते हैं और बहुत से हमें इंक्लाइंड भी रखने पड़ते हैं। दूसरा, बेस्ड बॉयलर क्लासिफिकेशन का पैसेज ऑफ बॉयलर ट्यूब्स। बॉयलर ट्यूब के अंदर हम क्या चीज़ डाल रहे हैं, अगर हम उसके अंदर फायर डाल रहे हैं, आग या फ्लू गैसेस बॉयलर की ट्यूब में जा रही है और उसके आसपास पानी है तो वो फायर ट्यूब कहलाएगी। अगर वाटर नलिकाओं में जा रहा है और उसके आसपास हीट लग रही है तो हम क्या कहते हैं, वो वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाते हैं। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। इसके आधार पर ही मेन क्लासिफिकेशन किया गया है और उसके आधार पर बॉयलर्स को 2 भागों में बांटा गया, फायर ट्यूब बॉयलर्स और वाटर ट्यूब बॉयलर्स। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, एक तो पैकेज्ड बॉयलर आता है, पूरा इंडस्ट्री में बन के आता है और आपकी साइट पे इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है कुछ एक्स्ट्रा। और एक होता है शॉप असेंबल्ड बॉयलर, एक ऐसे बॉयलर आते हैं जो बहुत बड़े बॉयलर होते हैं, जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉयलर कंपनी वहीं आपकी फैक्ट्री में आके बनाती हैं, काफ़ी बड़े। तो जैसे कि पावर प्लांट के बॉयलर्स हैं वो वहीं बनते हैं, और जो छोटी ड्राई क्लीन मशीन पे या छोटी इंडस्ट्रीज़ में रंगाई छपाई में काम आते हैं, या कई घरों के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगते हैं, तो वहाँ पैकेज बॉयलर आते हैं, बना बॉयलर आता है कैपेसिटी का, वो आपके लगा दिया जाता है और काम हो जाता है। फिर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फ्यूल सोर्सेज यूज्ड, हाँ ये भी एक मेन क्लासिफिकेशन का कारण है। जैसे पहले मैं बताया था कि फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर, उसी तरह से कि बॉयलर के अंदर जो हम हीट दे रहे हैं पानी को, वो किस फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इसके आधार पर मेन होते हैं। गैस फायर्ड बॉयलर जिसके अंदर नेचुरल गैस यूज़ की जाती है, ऑयल फायर्ड है जो कि आपके ऑयल आता है, ये इसको हम फैक्ट्री ऑयल बोलते हैं या फर्नेस ऑयल बोलते हैं रादर वीकेंड से। तो फर्नेस ऑयल से अगर कम्बशन चैम्बर में आग लगाई जा रही है या गैस से लगाई जा रही है, उस आधार पर गैस आधारित
फायर्ड, ऑयल फायर्ड और सॉलिड फ्यूल फायर। सॉलिड फ्यूल फायर में अंदर अपने कोयला है, उसको हम पल्वराइज करते हैं, बारीक पीस के फिर हम कोयल फायर बनाते हैं। तो जो काफ़ी पुराने जितने पावर प्लांट्स हैं उसमें सब सॉलिड फ्यूल कोयला फायर के द्वारा बनाए थे। पहले जो रेल लोकोमोटिव इंजन चलते थे वो भी क्या है, कोल फायर्ड बॉयलर्स कहलाते थे, है ना। तो इस तरह से ये भी एक मेन क्लासिफिकेशन है। तीसरा बेस्ड ऑन वर्किंग प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये भी मेन है बहुत ज़्यादा। आजकल जो सारा मॉडर्न है वो हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और लो प्रेशर बॉयलर जिसको पोर्टेबल बॉयलर बोलते हैं हम, छोटे बॉयलर होते हैं जहाँ छोटे प्रेशर पे काम करते हैं। तो हाई प्रेशर बॉयलर जैसे कि लामाउंट बॉयलर है, लॉफलर बॉयलर है, वेलॉक्स बॉयलर है, ये मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, तो वो इसके अंदर काम करते हैं। छोटे पहले लो प्रेशर बॉयलर थे, कॉकरॉन बॉयलर थे ये वाला, है ना, और उस कॉर्निश बॉयलर है या लोकोमोटिव बॉयलर था पहले, लो प्रेशर पे काम करते हैं। बेस्ड ऑन द सर्कुलेशन मेथड, जो पानी का सर्कुलेशन हो रहा है उसके अंदर, शेल के अंदर और नलिकाओं के अंदर, तो जो वाटर सर्कुलेशन अगर नेचुरल सर्कुलेशन है तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन, और फोर्स सर्कुलेशन है तो हम उसको बोलेंगे जो पंप के द्वारा या उसके द्वारा क्या है। जैसे कि हाई प्रेशर बॉयलर्स के अंदर हम जनरली जो वाटर सर्कुलेशन होता है वो फोर्स सर्कुलेशन होता है कि हमारा पानी तेज़ी से नलिकाओं में जाए, और जब तेज़ी से जाता है तो फ्लू गैसेस से वो जल्दी हीट ट्रांसफ़र कर लेता है, और उनके लिए बड़े बड़े जो कंप्रेशर पंप लगाए जाते हैं। तो फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन, तो जितने भी हाई प्रेशर बॉयलर जो मैंने आपको बोला, वेलॉक्स बॉयलर, इन सब के अंदर क्या होता है, फोर्स सर्कुलेशन होता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये 18-20 तरह से पूरे बॉयलर का क्लासिफिकेशन है। टाइप्स ऑफ बॉयलर, कितनी तरह के होते हैं बॉयलर? मेन जो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर पहला पढ़ा था वो बहुत ही खास, मैं आपको बता रहा, 2 मेन टाइप बॉयलर्स होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर्स और वाटर ट्यूब बॉयलर्स। फायर ट्यूब बॉयलर्स वो होते हैं कि अगर हम जैसे कि हम जो फर्नेस है उसकी भट्टी है जहाँ पर हम फ्यूल को फायर कर रहे हैं, उससे जो फ्लू गैसेज निकल रही हैं वो क्या करती है, एक नलिकाओं में चलती है, और वो उसके उस नलिकाओं के बैंक ऑफ नलिकाएँ होती है बहुत सारी एक साथ, करीब आप 100 नलिकाएँ एक साथ, उससे 10-10 का एरिया बना के पूरी बनाई जाती है। तो उन नलिकाओं के अंदर फ्यूल जाता है और उसके आसपास पानी लगा रहता है, तो पानी उन नलिकाओं से हीट ले लेता है और वो स्टीम बन जाता है, तो उसको हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। ट्यूब के अंदर फायर, अ फायर ट्यूब बॉयलर इज़ अ टाइप ऑफ बॉयलर इन विच द हॉट गैसेज या फ्लू गैसेज passes from a fire through one or many tubes running through the sealed container of water. And the heat of the gases is transferred through a walls of tubes by thermal conduction, heating the water and ultimately creating the steam. तो इसको हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर, जिसका कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है या बताया गया है, बहुत सिंपल सा स्केच बनाया गया है कि यहाँ पे हमारी ये फर्नेस है, फर्नेस के अंदर हमने यहाँ पे ऑयल फायर या कोल फायर जो फायर किया, यहाँ से फायर चल रही है और ये हीट इन नलिकाओं से होके आगे जाके चिमनी में निकल रही है, और ये नलिकाओं का बैंक है एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 इधर या 6 इधर और 10 इधर, तो इस तरह से पूरी 60-70 नलिकाएँ हैं, और उन सब नलिकाओं के आसपास ये पानी भरा है, यानी कि पानी में डूबी हुई है सारी नलिकाएँ। तो यहाँ पर फायर जा रही है, ये हाई टेम्परेचर इन लोहे की नलिकाओं से ये कंडक्शन के थ्रू ये क्या है उस पानी को दे रहा है, और पानी से इसके अंदर हीट जा रही है, और देखिए आप यहाँ बुलबुले बन रहे हैं और ऊपर स्टीम इकट्ठी हो गई यहाँ पर, और ये नीचे पानी है, तो यहाँ नलिकाओं नीचे की नलिकाओं में ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ऊपर आता है तो पानी स्टीम में बन जाता है, और स्टीम को बाहर निकाल ली जाती है और यहाँ पे आगे यूज़ की जाती है, और यहाँ पर ये जो फ्लू गैसें निकल रही है इसको चिमनी में आगे हम इकोनोमाइज़र में या एयर प्रीहीटर में भेज देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये फायर ट्यूब बॉयलर का एक एग्जांपल आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया गया। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से होते हैं? कॉर्निश फायर ट्यूब, लंकाशायर, लोकोमोटिव, वर्टिकल फायर, कॉकरन फायर, स्कॉच मरीन फायर एंड इमर्शन फायर ट्यूब्स।
इसमें लंकाशायर बॉयलर या लोकोमोटिव बॉयलर जो अगर आपने देखा पुरानी कोई रेल के इंजन है, उसमें सारा फायर ट्यूब होता है, तो एक तरफ चैम्बर होता है, उसमें से नलिया में से पानी जाता है, फायर जाती है और आसपास स्टीम जनरेट होती है। उसी तरह से कॉकरोड बॉयलर है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी एक फायर ट्यूब बॉयलर है। और जो स्कॉच मरीन ट्यूब है, जो पहले बड़े बड़े जहाज स्टीमर चलते थे, नाम ही उनका स्टीमर था, तो उसके अंदर ये स्टीम इंजन लगा होता था, उस स्टीम इंजन से वो प्रोपेल करता था और जहाज जो चलते थे उसके अंदर जो बॉयलर लगते थे उसको स्कॉच मरीन फायर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते थे। और वहाँ भी जनरली ऑयल फायर्ड या ये कोल फायर बॉयलर्स हुआ करते थे। दूसरी डेफिनेशन वाटर ट्यूब बॉयलर, इसके जस्ट अपोजिट है वाटर ट्यूब बॉयलर, जहाँ पहले हमने फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर फायर या फ्लू गैसेस ट्यूब में पास होती थी और आसपास पानी लगा था। अब उल्टा हम क्या करते हैं कि पानी की नलियाँ, पानी वाटर ट्यूब होता है और नीचे फर्नेस से आग लगी जाती है, तो उन ट्यूब्स के ऊपर नीचे से आग जो लगती है उसकी वजह से उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कंडक्शन के थ्रू पानी के अंदर एनर्जी जाती है और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर इज अ टाइप ऑफ बॉयलर इन विच द वाटर सर्कुलेट्स इन ट्यूब हीटेड एक्सटर्नली बाय फायर से एक्सटर्नली हीट होती है एंड द फ्यूल इज बर्न इनसाइड द फर्नेस क्रिएटिंग द हॉट गैस विच हीट्स वाटर इन द स्टीम जनरेटेड ट्यूब्स। इसका जो दिया गया है बिल्कुल वर्किंग का जो एक स्केच दिया गया बिल्कुल, जैसे यहाँ पे फर्नेस है, पहले जो फर्नेस थी उसके जो फ्लू गैसें निकलती वो ट्यूब में जा रही थी, अभी डायरेक्ट पूरे चैम्बर में जा रही है और यह चिमनी में निकल जाती है। और हमने क्या किया कि वाटर इस तरह से यहाँ इंटर वाटर देंगे, ऊपर चढ़ेगा इसके अंदर, और यहाँ पे अरे ऑफ ट्यूब्स है वाटर ट्यूब, बहुत सारा अरे करीब 150 ट्यूब्स इस तरह से जाती है। तो यहाँ से ये हीट लेती है और इनको इतनी हीट कर देती है कंडक्शन के थ्रू, अंदर हीट जाती है और ऊपर आता है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। इस स्टीम को बाहर अपन ले आते हैं, या तो इसको सुपर हीट करते हैं, डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ फ्लू गैसेस सब यहाँ से बाहर निकल जाती है, या तो एयर फिर हीटर को जाती है या बाहर निकल जाती है। तो ये जस्ट अपोजिट है ये फायर ट्यूब बॉयलर का। इसके मेन एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ला माउंट बॉयलर जो कि हाई प्रेशर बॉयलर कहलाता है, मॉडर्न बॉयलर्स कहलाते हैं बेंसन बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर, यारल बॉयलर और लॉफ्टर बॉयलर। इसमें अपन ला माउंट, बेंसन, बैबकॉक्स एंड लॉफ्टर बॉयलर का स्टडी आगे करेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर। Babcock's and Wilcox boiler is a horizontal drum axis type boiler. Natural circulation होता है, stationary and high pressure boiler होता है, solid fuel fired water tube boiler कहलाया जाता है। And in the year 1967 it was introduced by the George Herman Babcock and Stephen Wilcox। 1967 में यह हरमैन बैबकॉक्स एंड स्टीफन विल्कॉक्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम दिया बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। इट इज़ हॉरिजॉन्टल टाइप, बता दें एक्सिस हॉरिजॉन्टल टाइप है, हॉरिजॉन्टल टाइप ड्रम एक्सिस, नेचुरल सर्कुलेशन होता है, स्टेशनरी है एंड हाई प्रेशर बॉयलर है। और इसके अंदर फ्यूल यूज़ किया था वो सॉलिड फ्यूल फायर्ड वाटर ट्यूब बॉयलर है। ये अपन जो क्लासिफिकेशन के इतने सारे हैं वो इस तरह से हमको क्लासीफाई किया जा सकता है। जनरली द बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स मींस इट इज़ अ इंक्लाइंड वाटर ट्यूब बॉयलर। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है लेकिन इसमें वाटर ट्यूब बॉयलर हॉरिजॉन्टल नहीं होकर इंक्लाइंड होती है, क्योंकि ये नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर के सर्कुलेशन से चलता है। इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर ऑल ट्यूब्स स्टे स्ट्रेट एंड अटैच्ड विद अ हेडर से अटैच की जाती है। 2 हेडर होते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, एक नीचे होता है एक आगे होता है। अगर हम इसके आगे स्केच के अंदर देखेंगे तो ये 2 हेडर होता है, एक हेडर ये नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला हेडर होता है, और इंक्लाइंड इसके अंदर ट्यूब रखी जाती है। तो ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। ऑल ट्यूब्स टिल्टेड विद अ concrete wall which usually present
upper side of the furnace, and it has a steam drum, safety manhole and दूसरी सारी माउंटिंग्स इसमें होती हैं. When जब बॉयलर इसमें चलता है, the time water inside the tube turns to steam by the heat from the furnace and generated steam stored in the steam drum. The pressure inside the steam drum will increases when it's having a large amount of generated primary steam. ये इसका बेबकॉक और विल्कोक्स है, जिसका अपन चित्र में देखकर इसका अपन ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं. ये जैसे कि बताया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक ड्रम होता है, ये शेल है बहुत बड़ी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसकी, और ये वाटर ट्यूब बॉयलर है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी वाटर भरा हुआ आधे पोर्शन में स्टीम है, यहाँ से वाटर आता है, इसको हम हेडर बोलते हैं. लो हेडर साइड और हाई हेडर साइड, दो हेडर होता है. ये सारा हेडर होता है, इसमें पानी इसमें आता है. फिर इन हेडर के अंदर यहाँ नलिकाएँ जुड़ी हैं. यह नलिकाएँ जैसे आपको दी है 6x10 की, यानी कि 60 नली इधर, 6 बाई यूँ 60 इसकी डक्ट में है. तो इस तरह से एक ये रो और कॉलम के अंदर ये नलिकाएँ हैं. इतनी सारी नलिकाएँ इस हेडर से जुड़ी हुई है. तो पानी जैसे ही इसमें आता है, फिर आगे की तरफ चढ़ता है पानी, और सारा स्टीम जब यहाँ तक आता है तो ये स्टीम बन जाती है. तो यहाँ सब स्टीम इकट्ठी होकर फिर हम यहाँ इसके अपर पोर्शन के अंदर ये वाला नली खुलती है, और यहाँ पर सब स्टीम जमा हो जाती है. ये एक वाटर सर्कुलेशन इसके अंदर चलता रहता है ना. अब दूसरा सर्किट इसका बनता है कि यहाँ पर एक फर्नेस है. ये सब आरसीसी कंक्रीट की वाल है जो यहाँ पे यूँ इस तरह से इसको लगी रहती है, इसको सपोर्ट देते हैं. बहुत बड़ा आर्टिकल होता है ये, बहुत बड़ा, छोटा नहीं होता है. ये 3-4 मंजिल का होता है, जैसे अपने 2-3 मंजिल का घर होता है उस तरह होता है. इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे 10-15 हज़ार लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है. हम क्या करते, फिर यहाँ क्या होता है, एक चेम्बर होता है, ग्रेट है, ये फर्नेस हमारी पूरी, ये पोर्शन पूरा फर्नेस का इसको बंद किया हुआ है. ये पोर्शन पूरा फर्नेस का होता है. यहाँ पर हम सॉलिड फ्यूल जलाते हैं, चाहे तो हम इसके अंदर कोयला डालते हैं. ग्रेट है इसका ग्रेट मतलब एक जाली होती है जिसके ऊपर कंबशन होता है, या फ्लू गैसेस निकलती है. वो सारा फ्लू गैस का सर्कुलेशन यहाँ से इन ट्यूब के थ्रू निकलता हुआ आगे जाता है, और ये एकदम इसको गर्म कर देती हैं, सारी हीट इसको देती है. फिर यहाँ से नीचे की तरफ आती हैं, और फिर यहाँ से होकर निकल के यहाँ से इधर जाके फिर आगे यहाँ पे डैम्पर स्टिक, और फिर इधर आगे जाके चाहे तो हम एयर प्रीहीटर या हमको चिमनी के अंदर भेज देते हैं ताकि एटमॉस्फेयर निकल जाए. तो ये इस तरह से इसके अंदर एयर का सर्कुलेशन चलता है. एयर यहाँ से ली जाती है, यहाँ बर्न होती है, बर्न होने के बाद यहाँ फ्लू गैसेस निकलती है, और यहाँ से चिमनी में या आगे एयर प्रीहीटर में जाके निकल जाती है. वाटर सर्कुलेशन, वाटर और स्टीम का सर्कुलेशन हो गया. दूसरा सर्किट ये आपका स्टीम का बन गया, फर्नेस का. अब आप इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सी माउंटेन लगी. यहाँ मेन हॉल है. मेन हॉल का मतलब आदमी अंदर जाके इसकी सफाई कर सकता है. यह स्टीम स्टोव वाल्व है. यहाँ से स्टीम जब इसमें से निकलती है ऊपर के पोर्शन में, तो इस स्टीम को अगर हमें सुपर हीट करनी तो वापस यहाँ आके इसके अंदर जाके सुपर हीटेड स्टीम में इस तरह से निकल गए और बाहर यहाँ निकल जाती है. स्टीम स्टोव वाल्व है. यहाँ से फिर स्टीम हम टरबाइन में जहाँ भी हमें यूज़ करनी है वहाँ हम इसको भेज देते हैं. इसके अंदर सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है बॉयलर माउंटिंग के अंदर. फिर यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ, कितना प्रेशर है इसके अंदर. यहाँ पर वाटर लेवल इंडिकेटर है कि पानी इसके अंदर कम तो नहीं हुआ. यहाँ बाहर देखने से वाटर लेवल हमें मालूम चल जाता है. फ्यूजिबल प्लग है. फीड है, वाटर फीड हम इंसाइड करते हैं पंप से, तो फीड इसके अंदर होती है. ये हेडर है. फिर ये यहाँ देखने के लिए, काम करने के लिए डोर होता है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई हैं, और ये बेबकॉक विल्कोक्स बॉयलर कहा जाता है. वो ये इसका कलर फिगर है. ये हमने बताया था आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए. फिगर ये वाला काफ़ी अच्छा है, और अगर इसको आप और ज़्यादा समझ जाए तो अपन ये समझ सकते हैं कि ये ऊपर जो इस कलर दिया गया अलग, फ्लू गैस का कलर ये वाला है, वाटर का ये वाला है, स्टीम का ये है, और सुपर हीटेड स्टीम का ये है, लाल हो जाता है. तो जैसे बताया पहले हम वाटर सर्किट पढ़ेंगे. ये पीला वाटर सर्किट है. यहाँ से वाटर आता है, इस हेडर में आता है. इस हेडर से देखो यूँ हर नली के अंदर पानी जा रहा है. फिर यहाँ इकट्ठे होते थे, यहाँ आते आते ये बिल्कुल एकदम स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर स्टीम इसके ऊपर यहाँ पर
इस कलर में जमा हो जाती है। तो ये तो पूरा पानी चलता है, वाटर सर्किट चलता है। इसको हीट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेट लगा होता है, फायर ग्रेट है। उसके बाद यहाँ हम जो भी फ्यूल है वो यहाँ रखते हैं ताकि ये इसमें जलता है, यहाँ से एनर्जी निकलती है। वो सारी फ्लो गैसेज इसको गर्म करते हुए इधर आके नीचे आके ऐसे जाके फिर बाहर चिमनी में आगे चली जाती है। ये हो गया इसका एयर सर्किट। अब जब अगर हम यहाँ स्टीम मिली और इस स्टीम के अंदर कुछ वेटनेस है, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन एक नहीं है, हमें ड्राई और सुपर स्टीम चाहिए, तो वापस हम इसको किसमें से सुपर हीटर में से पास करते हैं जो कि यहाँ पे लगा होता है। तो ये जो फ्लू गैस से ये और भी टेम्परेचर लेता है और यहाँ पर स्टीम के टेम्परेचर को सुपर हीटेड टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, 200 डिग्री 250 डिग्री कर देता है। फिर ये बिल्कुल ड्राई स्टीम हो जाती है तो बाहर निकल जाती है। फिर स्टीम स्टोव वाल्व है, यहाँ से हम इसको टरबाइन में जहाँ भी यूज़ करते हैं वहाँ इसको ले जाते हैं। बाकी सब इसमें लिखा हुआ प्रेशर गेज है, वाटर गेज है, ये हेडर है, अपर हेडर, लोअर हेडर है, डाउन हेडर। ये मड बॉक्स है कि यहाँ से पानी इकट्ठा होकर जो मिट्टी आती है वो सब हम यहाँ निकाल देते हैं, कचरा वगैरह बाहर निकल जाता है। चिमनी है, ये पूरा आपका फर्नेस है, फर्नेस का पार्ट है, फर्नेस पोर्शन कहलाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेबकॉक्स एंड विल्कोक्स बॉयलर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट है दूसरा, जो कि हमें फायर ट्यूब बॉयलर के नाम से जाना जाता है, जो कॉकरन बॉयलर है, जिसकी स्टडी हम करेंगे। तो कॉकरन बॉयलर किसको कहते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या क्या है, एक तो ये वर्टिकल है, जैसे कि अभी हमने बोला था बेबकॉक्स विल्कोक्स बॉयलर हॉरिजॉन्टल होता है, उसकी शेल के हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे क्या वर्टिकल है। मल्टी ट्यूब है, इसके अंदर भी मल्टी ट्यूबुलर है। फायर ट्यूब बॉयलर है, जबकि पिछली बार हमने पढ़ा हुआ वाटर ट्यूब बॉयलर था। इंटरनली फायर्ड, इसके इंटरनली फायर्ड होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है इसके अंदर, है ना, कोई पंप वगैरह नहीं ले जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल प्लांट्स, रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम वेयर द फ्लोर एरिया इज लिमिटेड। ये सिर्फ छोटा प्लांट के लिए होता है, जबकि वेलकॉक्स एंड बेबकॉक जो वाला है वो थोड़ा सा बड़े प्लांट के लिए होता है। दीज बॉयलर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 23 डिफरेंट साइज में होते हैं। शेल का डायमीटर 1 मीटर से लेके 2.5 मीटर या 3 मीटर तक की डायमीटर का होता है। इतने बड़े रेंज, डिफरेंट रेंज में इसको बनाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस इस बॉयलर जहाज कॉकरन बॉयलर का यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं स्टीम रोलर के अंदर। जो रोलर स्टीम से चलते हैं, पाइल डाइवर्स, पोर्टेबल होइस्टिंग रिग्स के अंदर, जो अपने क्रेन वगैरह होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं। स्टीम शॉवेल्स एंड अदर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। पहले जो ये प्रेस और जो ब्लैक स्मिशिंग करने वाले स्टीम हैमर के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता था। ये कॉकरन बॉयलर का फिगर है। इसको नेचुरली हमने कहा तो वर्टिकल स्किन, जिसकी जो ड्रम है उसकी ये वर्टिकल है, ठीक है, और वर्टिकल है। ऊपर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो क्या होता है, ये वर्टिकल है, इसके अंदर नीचे के पोर्शन में पानी भरा रहता है और ऊपर इसके 3 पोर्शन कर सकते हैं वर्टिकल होने के बाद में। नीचे तो फर्नेस है जहाँ पे हम ग्रेट और इसके अंदर सॉलिड फ्यूल लगाते हैं, जैसे कि बेलकॉक्स बेबकॉक्स बॉयलर में लगाते हैं। फिर उसके बाद इसको हमने एक बिल्कुल डोम शेप में दिया गया है, जो फर्नेस दी गई है, भट्टी इस तरह से बनाई है। इसके ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है, इस भट्टी के ऊपर पूरा पानी, तो यहाँ से भी इसको हीट मिल रही है। फिर हमने इसको एक पाइप निकाल के और यहाँ हेडर बनाया। अब वही यहाँ पर फायर इसके अंदर नली के अंदर जा रही है, यानी कि फ्लू गैसेज है वो नलियों में जा रही हैं, है ना, और पूरा ये नलियाँ पानी के अंदर एकदम डूबी हुई है चारों तरफ से। ये नली हमें दिख रही है, ऐसे नहीं है 1 2 3 4 5, ऐसे पीछे की साइड भी है, डेप्थ में भी है, तो करीब ये 100 नली हो जाती है, 10 इधर और 10 इधर, 100। वो सारी नलियाँ यहाँ से फ्यूल होती है, इधर जाती है और इसके अंदर निकल के और आगे चिमनी में फ्लू गैसेज निकल जाती है। तो ये एक एयर सर्किट चलता है, हवा यहाँ से जाती है, ये जलती है, ये फ्लू गैस बनती है, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1500-1600 डिग्री टेम्परेचर। ये टेम्परेचर यहाँ पर पानी के अंदर हीट कन्वर्जन होता है, हीट पानी को दी जाती है और फिर यहाँ से ये स्मोक के रूप में फ्लू गैसेज चिमनी से बाहर निकल जाती है।
अब दूसरा पानी इसके अंदर भरा रहता है, तो पानी हीट ले रहा है, नलियों के द्वारा ले रहा है, फर्नेस के द्वारा ले रहा है, और यहाँ से पानी का टेम्परेचर जब सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री, तो फिर ये पानी स्टीम में बन जाता है। स्टीम क्योंकि पानी से हल्की होती है इसलिए ऊपर या डोम के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अगर स्टीम को अगर हमें और भी ज़्यादा सुपर हीटेड करना तो सुपर हीटेड में भेजते हैं, अदरवाइज़ इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्टीम को करके स्टीम वाल्व से हम इसको ज़्यादा फर्दर यूज़ करना है, क्योंकि ये छोटी कैपेसिटी का होता है तो इसके अंदर ज़्यादा स्टीम को सुपर हीटेड या ज़्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल आपका स्टीम निकल जाती है। बाकी सब माउंटिंग्स लगी हुई है, जैसे कि ये वाटर लेवल इंडिकेटर आपको बता रहा है, क्लियर मालूम पड़ रहा है कि इस लेवल पर पानी है और ऊपर आगे स्टीम है। पानी का लेवल जैसे ही कम होता है हमें मालूम चल जाता है। या प्रेशर गेज लगा हुआ है या सेफ्टी वाल्व है, जो अगर हाई प्रेशर होने के बाद ये अपने आप यहाँ से रिलीज़ कर देता है स्टीम को। और ये ऐश पिट है नीचे, अगर राख बच जाती है इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। और यहाँ बेबॉक ब्लो ऑफ कोक है, ताकि यहाँ अगर मिट्टी वगैरह इसके जमा हो तो यहाँ हम इसको करके और सारे बाहर निकाल लेते हैं। या फ्यूजिबल प्लग लगा हुआ आता है। और ये आपका क्या है, यहाँ पर फीड चेक वाल्व है, पानी अंदर जाता है और वापस नहीं आ सकता। फीड चेक वाल्व का मतलब इसकी डायरेक्शन एक तरफ है, यहाँ से पानी लगाएंगे अंदर ही जाएगा, वापस अंदर से पानी वापस नहीं आता है। ये फीड पाइप है, पानी और भरने के लिए इसके अंदर काम आता है। ये कंबशन चैम्बर है सारा, ये फर्नेस होती है, फर्नेस से कंबशन चैम्बर, यहाँ से फ्लू गैसेस निकलती है, हीट देती है, ये स्मोक बॉक्स से आगे जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉकरॉन बॉयलर। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स मैंने आपको बता दी सारी, वर्किंग प्रिंसिपल भी हमें बता दिया, पाथ ऑफ फ्लू गैसेस, पाथ ऑफ स्टीम। अब हम आते हैं जब 2 में पढ़ने के बाद बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में। व्हाट इज़ द बॉयलर माउंटिंग्स? तो बॉयलर माउंटिंग्स का मतलब होता है द बॉयलर माउंटिंग्स आर यूज्ड इन स्टीम बॉयलर्स फॉर इट्स प्रॉपर एफिशिएंट एंड सेटिस्फैक्टरी वर्किंग। जो इसकी सेटिस्फैक्टरी और एफिशिएंट वर्किंग के लिए हम इसके अंदर कुछ उपकरण लगाते हैं जिसको हम बॉयलर माउंटिंग्स कहते हैं, ताकि उनको लगाने से इसका वर्किंग अच्छा हो सकता है। ये सेफ्टी भी पर्पज़ से हमें काम आते हैं और हमें इसके सारे पैरामीटर नोट भी कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको लगाने से इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर पानी देखने के काम आता है, इसका लेवल कितना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेशर गेज अंदर कितना प्रेशर है, कुछ इसका प्रेशर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। सेफ्टी वाल्व जो कि ज़रूरी, सेफ्टी से स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक वाल्व, फीड चेक वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, हाई स्टीम एंड लो वाटर लेवल अलार्म। तो ये 8 तरह के इसके अंदर बॉयलर माउंटिंग्स आती है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेसरीज और बॉयलर एक्सेसरीज। जैसे हम गाड़ी में एक्सेसरीज लगवाते हैं, नई कार वार खरीदते हैं तो उसमें डिफरेंट एक्सेसरीज लगवाते हैं, उसी तरह से बॉयलर को भी उसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, उसकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जो गैसेस फ्लू बाहर जा रही है उसका और भी हीट उसकी यूटिलाइज़ करें, इसलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर फॉलोइंग 4-5 तरह के एक्सेसरीज लगाते हैं। ये एक्सेसरीज द बॉयलर एक्सेसरीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर। बॉयलर के इंटीग्रल पार्ट हैं जो दे यूज इन द बॉयलर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या हम उनकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एयर प्री हीटर, जो एटमॉस्फेयर में एयर जारी है उसको हम क्या जो भट्टी के लिए जो एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है, तो एयर प्री हीटर में क्या उसको पहले से प्री हीट कर देते हैं। तो क्या होता है हमें कि हमारी कंबशन एफिशिएंसी उसकी फर्नेस की बढ़ जाती है। सुपर हीटर, अगर फ्लू गैसेस जारी है एटमॉस्फेयर में, चिमनी में निकल, उसका बहुत टेम्परेचर है, करीब वो भी 60-70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होती है, 100-200 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होती है। तो हम क्या करते हैं, स्टीम अगर हमारी बनी है वो वेट स्टीम है तो उसको फिर से हम सुपर हीट करने के लिए उसको यूज़ नहीं करता है कि ड्राई और सुपर हीट स्टीम मिले, ताकि हम जहाँ पर उसको यूज़ करें टरबाइन में तो उसका एफिशिएंसी हमें ज़्यादा मिले। तो ये भी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाती है। इकोनोमाइज़र होता है, जो कि इकोनोमाइज़र क्या करता है, पानी को हमें गर्म करना है तो जो फ्लू गैसेस हम पहले ही पानी को गर्म कर दें, क्योंकि 100 डिग्री टेम्परेचर के बाद ही वो किस में कन्वर्ट होता है,
स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो फीड जो पंप हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है वो 20-25 डिग्री पे मिलता है। तो अब इकोनोमाइजर्स के थ्रू जो फ्लू गैसेस जा रही हैं उससे हम उसको ऑलरेडी 50-60 डिग्री तक वैसे गर्म कर देते हैं। तो हमें चैम्बर के अंदर या फायर ट्यूब या बॉयलर के अंदर कम हीट देनी पड़ेगी। और फीड पंप यानी कि पानी को अगर हमें लगाना है तो पानी को उसके अंदर बॉयलर के अंदर पहुंचाना, तो फीड पंप लगाया था। बिना फीड पंप के हमारा वाटर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बॉयलर माउंटिंग्स को और एक्सेसरीज़ को। ये एक फिगर इससे मालूम पड़ जाता है कि बॉयलर की माउंटिंग्स कहाँ कहाँ लगती है, किस तरह होती है। जैसे कि सबसे पहले स्टीम स्टोव वाल्व, स्टीम को जो हम यहाँ से यूज़ करते हैं, निकालते हैं, तो स्टीम स्टोव वाल्व है। इससे हम स्टीम का फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में पानी की टूटी होती है, उसी तरह से ये टैप वाटर की तरह स्टीम स्टोव वाल्व होता है। इसको खोलने कम ज़्यादा करने से उसकी जो स्टीम है वो कम ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल बंद भी हो सकती है। तो स्टीम स्टोव वाल्व यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेफ्टी वाल्व है। अगर बॉयलर के अंदर का प्रेशर एक निश्चित प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है और हमें लगता है कि ये जिस डिज़ाइन किया गया बॉयलर उससे ज़्यादा अगर इसका प्रेशर है, तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है और एक बड़े एक्सीडेंट होने से हमें बचा लेता है और सारा प्रेशर ये रिलीज़ कर देता है। इसलिए हम इसको सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। फिर प्रेशर गेज हमें देखने के लिए कि प्रेशर की ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है, किस पे ये काम कर रहा है, अभी क्या हमें किसका इस टेम्परेचर पे इसका वर्किंग प्रेशर क्या है। वाटर लेवल, जैसे हमें वाटर लेवल इंडिकेटर लगा, इसमें कांच की नलिका होती है, यह बताता है कि इसमें कितना लेवल पे वाटर, अगर वाटर लेवल कम हो गया तो हम इसको फीड पंप से और भी इसको भर सकते हैं। फिर फायर डोर, ये वायर खोलते हैं यहाँ से और देखते हैं फायर के अंदर फायर कैसे लग रही ऑब्जर्वेशन के लिए। फायर बॉक्स है, यहाँ पर हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल को फीडिंग करते हैं। ग्रेट है अंदर जाली जिसके ऊपर फायर होती है। ऐश पिट, नीचे से जो ऐश निकलता है उसको इकट्ठा करने के लिए। ब्लो ऑफ वाल्व है कि जब पानी अगर नीचे बना बिल्कुल और पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटी जाती है और वो लास्ट में कुछ दिनों में उसका नीचे कीचड़ या गंदगी जम जाती है, उसको निकालने के लिए हमें खोल देते हैं तो सारा पानी की गंदगी निकल जाती है, ताकि हमारी जो बॉयलर ट्यूब्स वगैरह वो चौक नहीं हो। फिर एक फीड चेक वाल्व होता है, यानी कि पानी अगर हम इसको इनपुट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वापस उल्टी दिशा में नहीं आए। फीड चेक वाल्व के अंदर यानी कि उस वाल्व के सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी जा सकता है, तो इधर ही जा सकता है, वापस लौट के बाहर नहीं आता है। तो फीड चेक वाल्व नॉन रिटर्न वाल्व की तरह होता है। ये मेन होल होता है, यानी कि एक पूरा होल होता है, इसको खोलने के बाद अंदर आदमी उतर सकता है और मेन के बराबर डायमीटर के बराबर ये होता है, करीब 1.5-2 फीट का, ताकि आदमी इसके अंदर घुस सके और वापस निकल सके। सिलेंड्रिकल शेल है ये, और ये चिमनी होती है जो उसके अंदर यूज़ आई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉयलर माउंटिंग्स। अब डेड वेट सेफ्टी वाल्व, जो सेफ्टी वाल्व होता है वो डेड वेट होता है। इसका क्या काम होता है? सेफ्टी वाल्व का जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन ये होता है कि बॉयलर जिस प्रेशर के ऊपर डिज़ाइन किया गया है उससे ज़्यादा किसी कारणवश अगर बॉयलर के अंदर अधिक प्रेशर हो जाता है तो वो डेड वेट सेफ्टी वाल्व उस प्री डिटरमाइंड बॉयलर के प्रेशर ज़्यादा जाते ही वो उसको एकदम खोल देता है, रिलीज़ कर देता है और उसका जो अंदर प्रेशर है वो एकदम नीचे गिर जाता है। इसको हम सेफ्टी वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉयलर की सेफ्टी करता है। अन्यथा बॉयलर ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, डिज़ाइन प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो फट सकता है। ये इसकी वर्किंग हम ये देख के समझेंगे। ये जो पूरा वाल्व है ये बॉयलर के ऊपर लगाया जाता है। ये क्या नीचे नीचे की जो फ्लेंज नज़र आ रही है वाले, ये बॉयलर को फिट कर देते हैं और बॉयलर की स्टीम इसके अंदर जाती है। तो ये जो स्टीम है ये वाल्व लगा हुआ है, ये ए नली है और बी इसके ऊपर ये वाल्व है जिसको हम क्या बोलते हैं कि डेड सेफ्टी वाल्व। अब इस सेफ्टी वाल्व किससे होता है? डेड वेट जो लगा हुआ है, डेड वेट यानी इसके ऊपर हम इतना प्रेशर डालते हैं कि ये यहाँ पर इससे कैलिब्रेट हुआ है। अब हमें अंदर जितना भी प्रेशर मेंटेन करना वो प्रेशर यहाँ लग रहा है, उसको और इस डेड वेट को बिल्कुल हम इक्वल कर देते हैं। अगर इसका जो क्रिटिकल प्रेशर जिसके ऊपर काम करता है उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं हो जाए, इसलिए ये इस डेड वेट इसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे ही प्रेशर यहाँ से मान लो यहाँ पर 100 बार से ज़्यादा हो गया प्रेशर, है ना, तो ये क्या करेगा? इस प्रेशर से इसको ऊपर खोलेगा और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से जो ये सीट, ये स्टीम ये खुल जाएगी और यहाँ से स्टीम बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये एक
जो वाल्व बी है वो और वेट इसके अंदर जो प्रेशर है उससे ही कैलिब्रेट होता है, उससे इक्वेशन से निकाल के ये वेट इसमें लगाया जाता है। जब तक ये डेड वेट रहता है या प्रेशर उससे नीचे रहता है तो ये वाल्व प्रॉपर इसकी सीट पे बैठा रहता है और स्टीम को निकलने नहीं देता है, बिल्कुल यहाँ से बंद रहती है। लेकिन जैसे प्रेशर उस सीमा से अधिक हो जाता है तो इसमें इतने प्रेशर आता है कि इसको ऊपर की ओर धकेल देता है। इस वेट से भी ज़्यादा हो जाता है इसका प्रेशर, यानी अंदर का प्रेशर, और वो इसको यहाँ से स्टीम रिलीज़ करता है। जैसे स्टीम रिलीज़ होती है अंदर प्रेशर कम होता है तो ऑटोमेटिक बना ये अपनी जगह पर आ जाता है। इसलिए इसको डेड वेट सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। और भी बहुत तरह के सेफ्टी वाल्व होते हैं लेकिन जनरली हम बॉयलर में ये यूज़ करते हैं। फिर वाटर लेवल इंडिकेटर आता है। वाटर लेवल इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि आपको आगे मैं बताऊंगा, फिगर में दिया हुआ है, ये है वाटर लेवल। ये अंदर बॉयलर है, बॉयलर का जो लेवल है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया गया है। यहाँ से इसके अंदर पानी आता है और यहाँ तक रहता है। ऊपर यहाँ पे स्टीम है तो यहाँ पे हमें स्टीम रहती है, हमें स्टीम नज़र आती है। तो यहाँ से हम खड़े होकर देख सकते हैं, ये कांच की नलिका है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इतना वाटर, क्योंकि वाटर की एक क्वालिटी होती है कि वो अपना लेवल मेंटेन करता है। जितना लेवल अंदर है वही लेवल इस कांच की नलिका में भी हमें वाटर का मालूम पड़ता है। अगर यहाँ पे एक ग्रेजुएशन होता है हमें मालूम पड़ जाता है कि वाटर का लेवल इतना नीचे पहुँच गया तो अब हमें इसके अंदर और भी पानी डाल के और इसको पूरा करना है या इसको और भी खाली करना है, उस तरह से हमें मालूम पड़ जाता है। ये वाल्व दोनों तरफ लगे रहते हैं ताकि इसको जैसे खोलने से ये पानी अंदर आ जाता है और यहाँ तक हो जाता है। ऊपर स्टीम का रहता है प्रेशर, तो यह स्टीम हमें मालूम पड़ता है। यहाँ प्रेशर गेज लगा रहता है। यह वाटर लेवल इंडिकेटर होता है। यहाँ कांच की नली होती है जो कि हमें लेवल बताती है। यही सब कुछ इसके अंदर होता है। फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग जनरली क्या करता है कि अंदर बॉयलर के अंदर कितना टेम्परेचर है, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि बॉयलर के फटने के चांसेस होते हैं, कोई भी घटना या एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम उसके अंदर एक फ्यूजिबल प्लग लगाते हैं जो कि क्या होता है, ऐसे मेटल से बना होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को वो पिघल जाता है और पिघलने के बाद वहाँ से जो अंदर चेम्बर के अंदर जितना प्रेशर है टेम्परेचर है तो वहाँ से वो लीक कर देता है स्टीम को, और वो क्या करता है एकदम उसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। इट एक्चुएट्स, मतलब ये इटसेल्फ ये अपने आप काम करता है फ्यूजिबल प्लग। एंड व्हेन द वाटर लेवल इन द बॉयलर ड्रम फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल से भी वो नीचे चला जाता है। इसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजिबल प्लग मेल्ट्स, और फ्यूजिबल प्लग क्या मेल्ट हो जाता है। मेल्ट द हीट ऑफ द स्टीम की हीट से वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो नीचे चला गया तो डायरेक्ट स्टीम उस फ्यूजिबल प्लग के कांटेक्ट में आती है और वो उसको पिघाल देती है, मेल्ट कर देती है। तो द प्लग ड्रॉप्स आउट एंड द स्टीम रशेज बाहर आ जाती है, रशेज द कंबशन चैम्बर एंड एक्सटिंग्विशेस अ फायर, और फायर वो स्टीम जो है वो कंबशन चैम्बर के अंदर आ जाती है और वो कंबशन चैम्बर के अंदर जो फायर लग रही है हाई टेम्परेचर उसको एकदम वो बुझा देती है। और जब कंबशन चैम्बर बुझ जाता है तो वापस पूरे बॉयलर का टेम्परेचर, उस रीजन का टेम्परेचर कम हो जाता है। और ये एक तरह से सेफ गार्ड है, हम एक सेफ्टी वाल्व के बाद ये भी एक सेफ्टी उपकरण है जिससे कि हम हमारा जो बॉयलर है वो जो माउंटिंग्स बॉयलर के जो जगह है वो सेफ रहती है इसकी वजह से। ये फिगर होता है, ये सॉलिड कॉपर प्लग लगा रहता है यहाँ पर, है ना। तो ये थ्रेड के द्वारा ये हम उस बॉयलर के बॉडी के ऊपर ये लगा हुआ है, क्राउन प्लेट के ऊपर। ये गन मेटल का बना होता है सारा, और यहाँ पे फ्यूजिबल मेटल होता है, ये फ्यूजिबल मेटल है जिसको सॉलिड कॉपर बोला है। गन मेटल का बना होता है ये सारा। तो ये गन मेटल का बना है, हेक्सागोनल नट हम यहाँ फिट करके लगा देते हैं। अब इसके अंदर जैसे ही यहाँ पर ये आता है और ये पिघल जाती है और यहाँ से स्टीम बाहर की तरफ निकल जाती है। अदरवाइज तो क्या होता है, ये पानी से डूबा रहता है तो ये ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। लेकिन जब पानी इस पे ऊपर नहीं लगता बाहर की साइड में, तो जब स्टीम होती है स्टीम तो बहुत गर्म हो जाता है, ये पिघल जाता है और ये सब
लीक कर देता, तो यहाँ से स्टीम को बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है और वो कंबशन चैम्बर में जाकर उसकी जो हीट आग बुझा देते हैं और इस तरह से वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है और एक सेफ्टी उपकरण कहलाता है। फिर बॉर्डन प्रेशर गेज जो हमने पढ़ा था, दाब मापी बॉर्डन, क्योंकि बॉर्डन ने बनाई नलिका से देखते हैं, ये उस बॉर्डन प्रेशर गेज का इंटरनल पार्ट दिखाया गया है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये लगा रहता है, जनरली अपन ने देखा था। इससे हम वर्किंग प्रेशर उसका हमेशा नापते रहते हैं। स्टीम स्टॉप वाल्व, जिसे बताया कि स्टीम स्टॉप वाल्व स्टीम से जहाँ से ड्रेन आउट कर रहे हैं, जहाँ से स्टीम हम निकाल रहे हैं वहाँ पे लगाया जाता है। ये बिल्कुल पानी की टूटी की तरह बड़ा वाल्व होता है। हमें कितनी मात्रा में स्टीम निकालनी है, वो स्टीम को स्टॉप करनी है, खोलना है, वो इसको रेगुलेट करता है। स्टीम के निकासी को ये रेगुलेट करता है, कब हमें बंद करनी है, कब हमें चलाना है, कब हमें फुल खोलना है। तो ये स्टीम की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, जो हम आगे देखेंगे कैसे। ये ऊपर है, इसकी वर्किंग बड़ी सिंपल है। ये इसको पूरे को यहाँ फ्लैंज है, इसको हम ड्रम के ऊपर लगा देते हैं जहाँ स्टीम चैम्बर है। स्टीम इसके अंदर से आती है। ये वाल्व सीट है, ऊपर ये स्पिंडल के थ्रू ये ऊपर यहाँ हम खोलते हैं इससे, तो ये क्या होता है, यहाँ से इसमें पैसे ऊपर चला जाता है और स्टीम बाहर निकल के यहाँ से निकल जाती है। तो जितना हम इसको खोलेंगे तो ये वाल्व और वाल्व सीट से स्टीम को रेगुलेट करता है। ये स्टीम स्टॉप वाल्व है। ये स्टीम की पूरी वाल्व की बॉडी है। ये बड़े बड़े जो अपने वाटर पंप, वाटर के अंदर जो आपने वाल्व देखे होंगे, उसी तरह के ये स्टीम स्टॉप वाल्व है। जैसे कि वाटर स्टॉप वाल्व होते हैं पीएचईडी के अंदर, पंप साइड में बड़े बड़े लगाए जाते हैं, उसी तरह से स्टीम स्टॉप वाल्व में हम इसको खोलते हैं। यहाँ पे इसका स्टेफिंग बॉक्स है, जिसको ग्लैंड्स भी बोलते हैं, लगाई जाती ताकि लीक नहीं हो स्टीम। ये स्टीम डायरेक्ट यहाँ से जो स्टीम आती है बॉयलर्स के, वो इस पे आती है। इस बॉयलर वाल्व और वाल्व सीट, इन दोनों के गैप से स्टीम इधर निकलती है और बाहर चली जाती है। फीड चेक वाल्व और ब्लो वाल्व। फीड चेक वाल्व वही, ये पानी जहाँ एंटर करता है, जहाँ से हम पानी को चार्ज करते हैं, वहाँ पे लगाया जाता है और ये इसको फीड को चेक करता है। यानी कि एक तो हम उसको फीड कम ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ से, और ये नॉन रिटर्न वाल्व की तरह भी काम करता है ताकि बॉयलर से वापस पानी बाहर नहीं आए। थ्रू द फीड चेक वाल्व द वाटर एंटर्स द बॉयलर ड्रम। पानी बॉयलर ड्रम के अंदर एंटर करता है, फीड चेक वाल्व के थ्रू ही जाता है। इट अलाउज वाटर टू फ्लो इनटू ड्रम एंड इट विल नॉट अलाउ टू वाटर टू फ्लो रिटर्न फ्रॉम द ड्रम से, यानी कि वापस वो बैक साइड में नहीं आता, नॉन रिटर्न वाल्व की तरह होता है। एक डायरेक्शन में ही पानी जा सकता है, वापस नहीं आ। सो इट इज कॉल्ड चेक वाल्व। दूसरा तो ब्लो ऑफ वाल्व, जैसे मैंने बताया कि जब पानी में जो इम्प्योरिटीज जो जाती है तो ड्रम के नीचे की तरफ क्या होती है, इम्प्योरिटी सारी इकट्ठी हो जाती है, तो नीचे की तरफ एक ब्लो ऑफ वाल्व लगाया जाता है, जिसको कभी हम हफ्ता 10 दिन के अंदर उसको वहाँ से खोल के और पानी को जब पूरा ड्रेन आउट वहाँ से ड्रेन करेंगे तो वो नीचे का पोर्शन में जो हैवी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो गई वो निकल जाएगी। तो उसको हम ब्लो ऑफ वाल्व कहते हैं। फिर आता है हम एक्सेसरीज के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो व्हाट इज़ द एक्सेसरीज। एसेसरीज उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, जैसे मैंने कहा था एयर प्रीहीटर, जो कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाता है। यानी कि जो फ्लू गैसेस के साथ जो हीट जा रही है, फ्लू गैसेस का भी टेम्परेचर है, उसको हम क्या करते हैं कि जो फर्नेस के अंदर एयर ली जा रही उसको पहले थोड़ी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर होती है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, 10-25 डिग्री टेम्परेचर तो होता है। तो हम क्या करते हैं, जो फ्लू गैसेस जा रही है उसके साथ थोड़ा सा हम उसको गर्म कर लेते हैं, है ना। तो उसके गर्म होने से वो जो एयर है वो प्री हीट हो जाती है। तो एयर जब प्री हीट होती है तो जब वो कंबशन में चैम्बर में जाएगी तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि हमें कंबशन चैम्बर में और भी ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो इस तरह से एयर को प्री हीट करने से हमारे बॉयलर की कंबशन एफिशिएंसी बढ़ेगी और थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। द एयर इज हीटेड बाय यूजिंग द हीट ऑफ द फ्लू गैसेस इन अ डिवाइस कॉल्ड द एयर प्रीहीटर विच अदरवाइज वुड हैव बीन लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो वो सब फ्लू गैस के साथ हीट चली जाएगी। तो बाय यूजिंग एयर प्रीहीटर द ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 10%।
तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी है वो थोड़ी उसकी बढ़ जाती है। फिर आता है फीड पंप। फीड पंप जैसे बड़ा, जैसे फीड पंप का मतलब कि पानी को चार्ज करना, शेल के अंदर पानी को भेजना, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन एप्लीकेशन यूज टू पंप द फीड वाटर इनटू द बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम के अंदर इसको भेजते हैं, है ना। इसके द्वारा सिंपल एक पंप होता है। फिर दूसरी आपकी आती है कि स्टीम इंजेक्टर और स्टीम ट्रैप। व्हेन द फीड पंप इज फेल टू डू एनी रीज़न, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट स्टीम इंजेक्टर होता है, तो हम क्या करते हैं? इंजेक्टर और पंप और डिलीवर्स फीड वाटर टू द बॉयलर ड्रम। तो वो स्टीम इंजेक्टर एक तरह से ये पंप होता है जो स्टीम से चलता है, और ये स्टीम के द्वारा क्या करता है? उसके अंदर पानी इंजेक्ट करता है। सुपर हीटर है इकोनोमाइजर। सुपर हीटर जैसे कि एक्सेसरीज मैंने बताया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सभी मॉडर्न बॉयलर्स में होती है। सुपर हीटर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ हॉट फ्लू गैसेस फ्रॉम द फर्नेस। फर्नेस के जो हॉट फ्लू गैसेस निकल रही है उसकी पाथ के अंदर इसको रखा जाता है, और स्टीम चैम्बर से स्टीम जो सेचुरेटेड है, जिसके अंदर थोड़ी वेट है, उसके अंदर अगर वो पूरी ड्राई नहीं है तो उस स्टीम को फिर से सुपर हीटर में गुजारा जाता है। वो क्या करती है कि इस फ्लू गैसेस की हीट लेके और उसको सुपर हीट कर देती है एकदम ड्राई, ताकि परफेक्टली गैस की तरह व्यवहार करे, और ये जहाँ भी स्टीम टरबाइन में जाए तो वो अपना बेस्ट दे सके और हाई इसके अंदर टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो सके। इसलिए हम सुपर हीटर उसके अंदर बढ़ाते हैं। जैसे सुपर हीटर स्टीम को यूज़ करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। उसकी इफ़िशियंसी, क्योंकि वो अगर सुपर हीटेड स्टीम उसके अंदर जाएगी तो हमारा टरबाइन और जो अच्छी तरह से काम करेगा। तो सुपर हीटर इज़ ए इम्पोर्टेंट एसेसरीज यूज्ड इन द बॉयलर्स। Its main function is to increase the temperature of saturated steam without raising the pressure. प्रेशर को बिना बढ़ाए सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाएगा, इसको बिल्कुल ड्राई कर देगा और सुपर हीट करेगा ताकि गैस की तरह व्यवहार कर सके। तो ये आजकल जितने मॉडर्न बॉयलर्स है उस सब में होता है सुपर हीटर। ये भी इसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, थर्मल एफिशिएंसी। फिर होता है इकोनोमाइज़र। It is used to heat the feed water by utilization of heat from the hot flue gases before it leaves the chimney. हम जब hot flue gases से जो जारी चिमनी के अंदर हमने उसको एटमॉस्फेयर में भेजना है, तो उसके अंदर जो अभी भी हीट रह गई है, उस हीट से हम क्या करते हैं कि पहले जो पानी जा रहा है उस पानी को थोड़ा और गर्म कर देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो वाटर का टेम्परेचर वो जनरली कितना होता है? 10-20 डिग्री होता है। जैसे कि अपन ने एयर को प्रीहीट किया था, एयर प्रीहीट, उसी तरह से हम पानी फीड करने से पहले हम क्या करते हैं? पानी को भी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो फ्लू गैसेस जा रही हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जाके और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी। उससे अच्छा हम क्या करें? उसकी हीट को हम क्या करें? पानी को तो पहले ही गर्म कर लें। तो पानी को अगर हमारा 20 डिग्री पानी है, उसको हम गर्म करके 50 डिग्री पर ले आते हैं, तो फिर तो हमें बॉयलर के अंदर 50 से उसको 100 डिग्री टेम्परेचर लाना, 50 डिग्री टेम्परेचर और उसका बढ़ाना है। इस तरह से इकोनोमाइज़र भी इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करती है, और ये बची हुई जाती हुई फ्लू गैसेस है उसके हमारे फीड वाटर को गर्म करने के अंदर काम आता है। एक डिवाइस बनाई जाती है, तो उसको हम क्या इकोनोमाइज़र करते हैं। इकोनोमाइज़र इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम बॉयलर। तो ये सब चीज़ ऑल अबाउट हमारा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो आधा पोर्शन है उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे बॉयलर के अंदर। इट इज़ all about the boiler accessories and mountings.